नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श साइंस पर स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हम लोग अपने टारगेट से। हमारा टारगेट है बीपीएससी टीआरई 4.2 जो आने वाले कुछ महीनों में इसका विज्ञप्ति भी आ सकता है, संभावना है। और कुछ 2-4 महीने के अंदर इसका एग्जाम भी जनवरी फरवरी मार्च तक हो सकता है। तो हमने इसको अपने टारगेट में ले रखा है और इससे संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। विज्ञान एनसीईआरटी बेस्ड बुक को हम लोग कवर करते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तथा उसके हर एक चैप्टर के समरी को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 तक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम अध्याय 7 जीवों में विविधता को पढ़ेंगे। अध्याय 6 उतक तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। चलिए मित्रों अध्याय 7 पर पहुंचते हैं और जीवों में विविधता के बारे में अध्ययन करके उसे समझते हैं। तो चलिए पहुंचते हैं उधर। तो देखिए मित्रों, ये है हमारा अध्याय 7 यानी जीवों में विविधता, इंग्लिश में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए पहले इसकी थोड़ी भूमिका पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सारांश की ओर बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? बिल्कुल नहीं है, सब एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र के नाक की जैसी दिखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती है, कुछ न कुछ डिफरेंस सब में जरूर होता है। क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार भी समान है? नहीं जी, बिल्कुल आकार समान नहीं है, सब में कुछ न कुछ विविधताएं पाई जाती हैं। वही इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में विविधता। आगे लिखा, यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमसे और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं होती हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। यानी मित्रों, कहने का मतलब है कि जब हम और हमारे मित्र की तुलना हम बंदर से करते हैं तो हमारे और हमारे मित्र के बीच जो समानताएं अधिक पाई जाती हैं। लेकिन जब हम और हमारे बंदर और गाय के बीच अगर तुलना करते हैं तो हमारे और बंदर के बीच अधिक समानताएं पाई जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके बीच में समानताएं खोज रहे हैं। तो ये था इस पाठ की भूमिका। अब पढ़ेंगे इसके सारांश को। बिना लेट किए हुए हम पहुंचते हैं सीधे इस पाठ के सारांश पर। तो देखिए मित्रों, एनसीईआरटी अपने हर एक पाठ के अंत में आपने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्नड के फॉर्म में समरी यहाँ पर हर पाठ में देती है। तो चलिए इसके लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है पहले लाइन में मित्रों, वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है वो जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में, क्लासिफाई करने में हेल्पफुल होता है। तो जीवों के 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं का ध्यान में रखा जाता है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए 5 विशेषताएं जो नीचे दी गई हैं इसको ध्यान में रखा जाता है। निम्न विशेषताएं जो दी गई हैं इसको ध्यान में रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है कोशिकीय संरचना यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एंड बी में लिखा है, जीव का शरीर एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है, जो बहुकोशिक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी संरचना होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। सी नंबर में लिखा है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता, ये निम्न विशेषताएं हैं जो जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक जिसे फंजाई कहते हैं, उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत हैं जिसमें जीवों को बांटा गया है इसके आधार पर। आगे कह रहा है, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। जीवों का जो क्लासिफिकेशन है उनके डेवलपमेंट से संबंधित है। उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया को उनके क्रमिक, शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक सहवाग, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जंतुओं को इधर 5 भागों में बांटा गया है और पौधों को इधर 5 भागों में बांटा गया है। जीवों को अलग और पौधों को अलग। आगे लिखा है दोस्तों, यहाँ पर जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है। पहला पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा। ये जंतुओं के 10 फाइलम हैं जिसमें इन्हें बांटा गया है। उसके बाद यहाँ है, द्विपद नाम पद्धति जीवों को सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति जो है जीवों की सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज का होता है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस का और दूसरा स्पीसीज का होता है। ये था इस पाठ का सारांश, जो बड़े ही अच्छे शब्दों और अच्छे लाइनों में, कम से कम लाइनों में, लाइन बाय लाइन इस पाठ में दिया गया था, जो हम लोगों ने
पढ़ लिया। तो चलिए और कुछ 1-2 मुख्य बिंदुओं को पाठ के अंदर से पढ़ते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है कि वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जो इसमें देखते हैं पढ़ के जो क्या बताया गया है। जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से ही किया जाता है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, कोरल जिसे कहते हैं व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है, इनका जो शेल्टर है वो एक समान है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को समूहों में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह में सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य भी होता है। तो ये था वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी किसी भी जंतु या पौधों को आप अगर वर्गीकृत करते हैं तो किस आधार पर करेंगे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो किसने किस तरह कब कैसे वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। पहला है अंसर्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर 1959 और कार्ल वोल्स 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 जगत हैं जिसे व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण किया गया था। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। मोनेरा को भी 2 भागों में बांट दिया है, ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वर्गीकृत किया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। जगत, किंगडम, फाइलम, जंतु, डिवीजन, पादप, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे। एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है। एक ही जाति के जीव रहेंगे तो बाह्य रूप से देखने में बहुत ही सिमिलर लगते हैं तथा वे जनन कर सकते हैं। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो मोनेरा, प्रोटिस्टा जो था उसको बारी बारी से यहाँ पर समझाया गया है। देखिए यहाँ पर मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर आपको फंजाई है। यहाँ पर फंजाई के बाद आपको प्लांटी मिलेगा। ये देखिए प्लांटी है, और प्लांटी के बाद यहाँ पर एनिमिलिया मिलेगा। तो चलिए इसे पढ़ने से पूर्व यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो इसे भी जाने। तो चलिए इसे भी जाने को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है मित्रों कि जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीवों रूपों में पाए जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। एक मोटा अनुमान जो लगाया गया था उसको पृथ्वी पर माना जाता है कि 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जो गिनना मुश्किल है। जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी अभी तक हो पाई, जितनी खोज अभी तक हो चुके हैं उसके आधार पर। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। कौन क्षेत्र कहलाता है? मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। तो जो देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए हमारे घर में जो मैप लगा है उस पर आपको दिखाते हैं जो ये देश कहाँ पर अंकित हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ सबसे पहले ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू दिखाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू किधर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ऊपर वाला भाग जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और नीचे वाला भाग जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्राज़ील, कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद आपको मिला कोलंबिया, कोलंबिया के बाद मिला इक्वाडोर और इक्वाडोर के बाद मिला यहाँ पर पेरू। तो ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू यहाँ पर आप देख पा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं इसमें मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो चीन, भारत, इंडिया और मलेशिया यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये रहा आपका चाइना, ये रहा इंडिया और यहीं पर आपका मलेशिया है। ये देखिए ये मलेशिया कंट्री है, ग्रीन भाग जो दिख रहा है, और ये पीला वाला भाग जो अनेक बहुत सारे द्वीपों में बटा हुआ है, ये है इंडोनेशिया। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ा देश है अपने कॉन्टिनेंट का, ओशिनिया कॉन्टिनेंट का ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो ये रहा। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हटा हुआ ये भाग जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर में जिक्र उसमें हुआ है। और ये रहा मैक्सिको। तो इस तरह से हमने मैक्सिको, पेरू हो गया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और आपको यहाँ पर कौन सा है ये मेडागास्कर, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज़ को हमने इस मैप पर देख लिया। आप देख पा सकते हैं जो हमारे घर में बहुत सारे मैप यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये इसे भी जाने हम लोगों ने समाप्त कर लिया। यहाँ पर आपको कौन कौन देश हमने देख लिए, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। ये ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ था जो पृथ्वी पर जैव विविधता के आधे से ज़्यादा भाग, यानी जो हमने जो देश दिखाए हैं पृथ्वी पर जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी, उसके आधे से ज़्यादा भाग इसी देशों में मिल जाते हैं। और यह क्षेत्र जो है हमारा वो मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए इसे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो आपके 5 जगत हैं, मोनेरा से शुरू करेंगे हम लोग और फिर वहाँ एनिमिलिया तक। तो चलिए मित्रों मोनेरा से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है मोनेरा के बारे में, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। पोषण के स्तर पर स्वपोषी विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु हुए, नीलहरित शैवाल हुए अथवा साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा हुआ। कुछ उदाहरण को चित्र 7.1 में दिखाया गया है। 7.1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया, ये हेट्रोसिस्ट, एनाबीना और स्थिर बीजाणु, ये हमारे मोनेरा के कुछ उदाहरण हैं। चलिए मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो होते हैं वो आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ एक कोशिक, शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। उदाहरण के लिए 7.2 चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। 7.2 चित्र यहाँ से शुरू होता है। प्रोटोजोआ में देख लीजिए, ये युग्लिना हो गया। युग्लिना का यहाँ पर केंद्रक है, ये केंद्रिक है इसका। ये क्लोरोप्लास्ट है। संकुचनशील धानी इसमें दिखाई गई है। प्रकाशग्राही, जहाँ से प्रकाश अंदर घुसता है, ये नेत्र बिंदु हुआ। ये फ्लैजेलम छोटा सा और ये फ्लैजेलम लंबा वाला, ये हमारा हो गया पूरा क्या युग्लिना के बाद ऊपर अमीबा के बारे में बताया गया है। अमीबा में संकुचनशील धानी है। अग्रमुखी कूटपाद यहाँ पे दिया गया है। भोजन धनी दिया गया है। क्रिस्टल दिया गया है। केंद्रक है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य, बहिर्द्रव्य, एक्टोप्लाज्म और ये पूरा हमारा क्या है अमीबा है। चलिए अमीबा के बाद अब आता है पैरामीशियम देखिए इसमें साइटोपाइज, भोजनधानी, साइटोसोम, मुख खांच, सूक्ष्म केंद्रिक, गुरु केंद्रक, सीलिया, जलधानी, ये सब चीज़ें इसमें पैरामीशियम में पाई जाती हैं। तो ये 7.2 चित्र को हम लोगों ने देख लिया। चलिए मित्रों अब आगे फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी तक प्रोटिस्टा और मोनेरा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया। उदाहरण के लिए 7.3 में दिखाया गया है। ये हमारे क्या है फंजाई के अंतर्गत आते हैं। 7.3 में आप देख सकते हैं फंजाई कौन कौन फंजाई में, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एगरिकस, ये हमारे क्या हैं फंजाई जगत के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है जो कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये किसके बारे में था, ये फंजाई के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। अब हमें 7.3.4 में प्लांटी के बारे में बताया गया है। इस वर्ग में
प्लांटी वर्ग जो होता है टोटल 5 वर्ग होते हैं, तो ये हमारा चौथा था प्लांटी। प्लांटी वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, चूँकि पौधों और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन वर्गों की चर्चा बाद में खंड 7.4 में हम लोग ने किया गया है। देखिए ये है हमारा खंड चित्र 7.4। यहाँ आप देख सकते हैं जीवधारी हैं, जीवधारी को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा है, एक कोशिका और बहुकोशिक, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आ जाता है ओनली, और मल्टी सेलुलर में आपको कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। एक होता है कोशिका भित्ति सहित और एक होता है कोशिका भित्ति रहित, जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है सो इसमें नहीं पाया जाता है सो। कोशिका भित्ति सहित में आपको प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव आते हैं जो फंजाई होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम जीव भी आते हैं जो प्लांटी कहलाते हैं। फंजाई और प्लांटी हमारे किस में आते हैं, कोशिका भित्ति सहित यानी बहुकोशिक कोशिका भित्ति होने वाले और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और करने वाले प्लांटी और फंजाई। उसके बाद इधर आपको बहुकोशिक में एक और भाग होता है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, जिसे एनिमेलिया कहते हैं। तो चलिए एनिमेलिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप एनिमेलिया के बारे में बताया गया। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वो अभी आपको डायग्राम में भी बताया गया है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। इस वर्ग की चर्चा हम बाद में खंड 7.5 में करेंगे। 7.5 में आपको यहाँ पर एनिमेलिया के बारे में बताया जाएगा। ये मित्रों यहाँ पर एनिमेलिया को पढ़ने के बाद आपको प्लांटी ये सब मिलेगा पढ़ने के लिए, थैलोफ्राइटा मिलेगा, ये कुछ चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, थैलोफ्राइटा शैवाल के चित्र यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफ्राइटा, उससे संबंधित चित्र भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जिम्नोस्पर्म के बाद यहाँ पर आता है एंजियोस्पर्म से संबंधित कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, 2 तरह के यहाँ पर होते हैं। एक बीजपत्री जिसे पैफियोपेडिलम कहते हैं और दूसरा हो गया द्विबीजपत्री जिसे आइपोमिया कहते हैं। ये देखिए एक डायग्राम के बाद द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। पादपों में वर्गीकरण किस प्रकार से होता है वो एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनिमेलिया जो वहाँ पर भी देखे थे लिखा हुआ था 7.5 में मिलेगा, वही एनिमेलिया यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस वर्ग में यूकैरियोटिक बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनके आगे वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोरीफेरा देखने के लिए मिलेगा। पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा का कुछ यहाँ पर चित्र भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत ही विस्तारपूर्वक यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में दिया गया है, उससे रिलेटेड चित्र भी यहाँ पर 7.1.4 में कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज के चित्र के बारे में दिखाया है। उसका निमेटोडा है, निमेटोडा का भी कुछ चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद एंग्लिडा है, एंग्लिडा से संबंधित चित्र भी यहाँ पर कुछ एंग्लिड जंतु जो होते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा का डिटेल और उसका यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप मोलस्का देख सकते हैं। मोलस्का से संबंधित कुछ मोलस्क जंतु जो होते हैं जो मोलस्का वर्ग में आते हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया है, उससे रिलेटेड जंतुओं के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। फिर प्रोटोकार्डेटा है, प्रोटोकार्डेटा के बारे में बताया गया है, उससे रिलेटेड चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है वर्टिब्रेटा कैसुरुकी जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया है। और यहाँ पर आपको आ गया मत्स्य के बारे में बताया गया है। कुछ मत्स्य जंतु जो होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद जल स्थलचर जिसे एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबिया के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और कुछ स्थलचर जंतु जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे मेढक हो गया, मेढक का नाम जो होता है रावंटिग्रिना, और आपको बहुत मेढक भी अलग अलग तरह के दिखाए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद मित्रों यहाँ पर सरीसृप जंतु जो होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है, उनसे रिलेटेड कुछ चित्र भी दिखाया गया है, जैसे घरेलू छिपकली, उड़न छिपकली जो सरीसृप जंतु होते हैं, रेंगने वाले जंतु। उसके बाद यहाँ पर पक्षी दिखाया गया है और पक्षी से रिलेटेड चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। उसके स्तनपायी जंतु भी यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए स्तनपायी जंतु के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ये समतापी प्राणी हैं, हृदय 4 कक्षीय होते हैं। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडना, प्लेटिपस, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मॉर्सूपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। उदाहरण के लिए 7.25 में दिखाया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़, चूहा, व्हेल ये सब स्तनपायी जंतु के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर दिया गया नाम पद्धति के बारे में यहाँ बताया गया है कि जीवों में वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है। निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बता सकते हैं। चीता को और दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, वो सब यहाँ पर बताया गया है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा में जानने वाला समझ भी ना पाए, क्योंकि एक जीव को अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर इसी प्रकार हल किया, जिसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में करके किया गया। उनको वैज्ञानिक नाम दे दिया गया, जो अलग अलग नाम से उसको नहीं पुकारेंगे, एक नाम से पुकारेंगे और समझने में आसानी होगी। विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक नाम एक होता है, जिससे साइंटिस्टों को आपस में बातचीत करने में सावधानी और सुविधा होता था। इसलिए इसका नाम पद्धति किया गया हर एक जीवों का। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। यहाँ देखिए आप कैरोलस लिनियस को देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति जो नाम पद्धति होता है उसका शुरुआत किया था। चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं और देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है। कैरोलस लिनियस कार्ल वॉन लिने का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधे के अध्ययन में उनकी खास दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधे की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान आसानी से हो सके। ये थे कैरोलस लिनियस। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो वैज्ञानिक नाम पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो कैरोलस लिनियस ने की थी। यहाँ पर आप एक चार्ट के फॉर्म में एक डायग्राम बना के यहाँ पर दिया गया है। जो प्राणी जो है उसको दो भाग में, कोशिकीय स्तर की संरचना और ऊतक स्तर की संरचना, दो भाग में बढ़ गया। कोशिका स्तर की संरचना पेरिफेरा हो गया, और आपको यहाँ पर ऊतक स्तर की संरचना जो है 3 भाग में। बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं, उट देहगुहाधारी और देहगुहाधारी। ये जो है बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं, ये आप इसमें आ गया आपको सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। और फिर आपको कूट देहगुहाधारी जो है उसमें आ गया आपको निमेटोडा। उसका देहगुहाधारी में 2 आ गया। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास, और दूसरा है अंतर स्तर की एक थैली से देहगुहा का बनना। इसके अंतर्गत आ गया आपका एनिलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा। और इसका फिर 2 भाग हो गया, जिसे नोटोकार्ड विहीन और नोटोकार्ड युक्त कहेंगे। नोटोकार्ड विहीन जो है इकाइनोडर्मेटा इसमें आ जाता है, और नोटोकार्ड युक्त में कार्डेटा आ जाता है। कार्डेटा को फिर 2 भाग में, पहला है लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड की उपस्थिति, और वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड का प्रतिष्ठापन। तो ये जो लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड की उपस्थिति है उसमें आ जाता है आपको प्रोटोकार्डेटा, और ये आपका जो वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड का प्रतिष्ठापन उसमें अकशेरुकी फिर अलग अलग भागों में यहाँ पर बट गया। पहला सल्का, बाह्य कंकाल, अस्थिउपास्तिक, अंत कंकाल, क्लोम द्वारा श्वसन, इसमें आ जाता है आपको मत्स्य। लार्वा में क्लोम, अधिकतर वयस्क में फेफड़े श्लेष्मा युक्त त्वचा इसमें आ जाता है। जलस्थलचर और स्लग का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, यह आ जाता है। सरीसृप जंतु इसमें आ जाते हैं। पंखों का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता, ये सब आ जाते हैं पक्षियों के अंदर। और बाल का बाह्य कंकाल, बाह्य कर्ण अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले आ जाते हैं स्तनपायी में। इस तरह से जंतुओं का वर्गीकरण यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से किया गया है। अंत में इस लाइन को पढ़कर अब हम अपने इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे से पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीशीज का भी ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। जीन्स का जो नाम होता है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हमेशा शुरू होगा। प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। कहा गया है छपे हुए रूप में वैज्ञानिकों का नाम इटैलिक से लिखा जाता है। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीन्स और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। तो ये था नाम पद्धति की कुछ विशेषताएं जो हमने यहाँ पर पढ़ के आपको सुना दिया। फाइनली दोस्तों हमने ओवरऑल इस पार्ट के समरी को और मुख्य बिंदुओं को देख लिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं। आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केट से बुक खरीद के भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे आगामी परीक्षा के लिए बीपीएससी TRF 4.0 के लिए और अन्य भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। NCERT पूरा कवर हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 8 मोशन यानी गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरे वीडियो को रेगुलरली वॉच कर सकें। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।